शराबबंदी के लिए शराबबंदी की बधाई तो है ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बधाई। दो तरीके हैं। कहा जा रहा है कि आप पहले सब नीचे कर ही ना हो, खड़ा कर दो। माइकेट गायब हो गया। अरे मुन्ना जरा करो ना, उधर इधर पहले ही सब कर लिया करो। हटो ना उधर मुख्यमंत्री जी कहा जा आप अपनी बोल लीजिए तब। पहले आप परिवार का चक्कर छोड़ के आगे ट्रेन निकलना ही जाए। शराबबंदी के बाद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, जिम्मेदारी तो बढ़ गई है आपकी। कहा जा रहा है कि ये 2019 की तैयारी है आपकी। दो सवाल देखिए, जहाँ तक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालने का प्रश्न है, वह पार्टी का निर्णय है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी अब आगे रहना नहीं चाहते थे और पार्टी का जो हमारा संविधान है उसके मुताबिक वो की बात है। लेकिन पिछली बार 2013 में पार्टी के विधान में एमेंडमेंट करके संशोधित करके तीसरी बार वो बने थे। अभी तीसरी बार का कार्यकाल उनका चल रहा है। सदस्यता अभियान के आधार पर अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तो अभी कुछ समय के बाद प्रारंभ होगी, लेकिन उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि अब इस तारीख को आगे और अगली बार वो संभालने के लिए इच्छुक नहीं है कि उसे संविधान का संशोधन करके अगले वर्ग के लिए दायित्व का निर्वहन करें। उनकी इच्छा नहीं थी, तो ये उन्हीं की इच्छा थी कि बीच में ही वो पदत्याग करेंगे और उसको अध्यक्ष का दायित्व संभाल लेना चाहिए। और उनकी इस राय से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहमत हुई। तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। पहले भी पार्टी का काम हम करते रहे, लेकिन हाँ, पद पर हम आसीन बहुत कम रहे। बहुत पहले जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जीवित थे, दल में थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर युवा लोक दल की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी थी, या राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा लोक दल के महासचिव की जिम्मेदारी संभालते रहे। जब जनता दल का गठन हुआ 88 में, तो बिहार पार्टी का मैं सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और बाद में जब हम सांसद थे तो संसदीय दल के नेता रहे वर्षों तक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। बाद में कुछ दिनों के लिए समता पार्टी में राज्य के अध्यक्ष का दायित्व संभालना पड़ा था कुछ महीने के लिए। लेकिन आमतौर पर हम पार्टी का सब काम करते रहते हैं, लेकिन
पद पर आसीन नहीं रहे। लेकिन अब एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें सब लोगों की इच्छा है कि हम इस दायित्व को निभाएं, तो हमने इसको स्वीकार किया और इस जिम्मेवारी को भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे कोई हमारे बिहार के काम में किसी भी प्रकार की बाधा आएगी। पहले भी समय देते रहे हैं, आगे भी तो समय की आवश्यकता होगी, बिहार के बाहर भी हम देंगे। लेकिन मेरे ऊपर बिहार के लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी है, उस जिम्मेवारी को निभाना मेरी वाली प्राथमिकता है और इस काम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी और इस काम को करते रहे। आप सब लोग परिचित हैं। उसके अलावा पार्टी की जिम्मेवारी भी निभाते रहेंगे। लेकिन ये जो अध्यक्ष पद का दायित्व है, ये पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। अब इससे बहुत कुछ अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी का मूल मसला है, पार्टी में कोई अध्यक्ष होना चाहिए, घोषणाते हैं अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। और 23 अप्रैल को पटना में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। कल तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय हुआ, लेकिन इसका इंडोर्समेंट नेशनल काउंसिल को करना होता है। तो उसके लिए 23 अप्रैल को पटना में जनता दल के नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी और उसमें भी इसको लोग इंडोर्स करेंगे और उसके अलावा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर भी लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो ये काम भी निभाएंगे, ज़्यादा अर्थ निकालेंगे। कोई राष्ट्रीय मुद्दा सामने आता है उस पर हम लोग अपनी स्पष्ट राय, भले ही बिहार में हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे उस पर तो हम लोगों के पार्टी की स्पष्ट राय रही है सदैव। और हम लोग गांधी लोहिया जयप्रकाश के रास्ते पर चलते रहे, इसलिए धारा के अनुरूप हम लोग अपनी बात रखते हैं। हमारी नीतियाँ वैसी होती है, हमारे कार्यक्रम उस प्रकार के होते हैं। और उसके अलावा कोई अहम मुद्दा सामने आता है तो उस पर हम लोग अपनी राय प्रकट करते हैं। तो आगे भी पार्टी के नाते भी इस राय को रखना मेरी जिम्मेदारी है, वो भी करेंगे, अन्यथा भी रखते थे। नीतीश जी, आपने 2014 के लोकसभा इलेक्शन के समय कहा था कि आप में वो सारे क्रेडेंशियल मौजूद हैं जो एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को बनना चाहिए। क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेचर आप फिर से अपने आप को उस रेस में शामिल कर रहे हैं? और क्या अभी भी आप मानते हैं कि वो सारे क्रेडेंशियल्स आप में मौजूद हैं कि प्रधानमंत्री का योग्य उम्मीदवार आप बन पाए? देखिए, मैं उस चीज़ का कोई दावेदार नहीं, बहुत ही स्पष्ट ये समझना चाहिए कि हमारी कोई दावेदारी नहीं। हम जो यहाँ काम कर रहे हैं राष्ट्र हित पे ही काम कर रहे हैं, और जो राष्ट्र के से संबंधित जो हम मुद्दे होते हैं, देश से संबंधित, उस पर अपनी राय स्पष्ट तौर पर प्रकट करना, यह हम लोगों का राजनैतिक और नैतिक कर्तव्य भी है। वो करते रहे अपने विचारधारा के अनुरूप। जहाँ तक आपने कहा कि आप लायक समझते हैं कि लायक दूसरे लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, अपनी तरफ से क्या करें, वो कोई विशेष संदर्भ में कही गई बात, और वही प्रश्नकर्ता ने जो कुछ पूछा था उसके उत्तर में जो रिस्पॉन्स था, कोई अपनी तरफ से वो मोटो कोई स्टेटमेंट हमारा नहीं, और बाकी इसमें क्या क्षमता है क्या क्षमता नहीं है ये लोग महसूस करते हैं। इसमें कोई स्वयं क्या अपने बारे में करें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज बिहार के प्रति जो जिम्मेवारी है हमारी, जो यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया और जबरदस्त मैंडेट दिया है,
मैं इसको कोई साधारण बात नहीं मानता हूँ कि लगातार तीसरी बार मैंडेट मिलना अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। तो लोगों का अगर भरोसा है और विश्वास है तो हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे लोगों का भरोसा नहीं। लेकिन राहुल जी ने आज कहा गोपालगंज में कि शरद यादव जी का रिटायरमेंट हो गया, आप लोग का पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं, ऐसा अर्थ का अनर्थ निकालते ऐसी बात कोई बात राजनीति क्यों करें? किस भूमिका में का वक्तव्य तो हमने देखा ही है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। आज उन्होंने तो यही कहा है कि जनता दल के संविधान में जो प्रावधान है उसके मुताबिक जनता दल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक क्या है कि इस तरह की बात करें। शरद जी के साथ लालू जी का भी पुराना और बहुत अच्छा संबंध है लोगों का भी, इसलिए ऐसी बात नहीं कर सकते। आजाद जी की भूमिका क्या रही? आपको कोई गलतफहमी हो गया। आज उन्होंने गोपालगंज में कहा है, आज कहा आज गोपालगंज में ऐसा कहा है। ये जो आप बता रहे हैं ये कल का बयान था, आज उन्होंने गोपालगंज तो आप लोग बोले हैं तो ऐसा कोई बयान नहीं देते। शरद जी शराब और शरद जी ने स्वेच्छा से इस दायित्व को छोड़ा और अभी जो विधिवत जो निर्वाचन होता है नई सदस्यता के आधार पर उस समय तक तो वर्तमान जो पार्टी के विधान के मुताबिक जो प्रावधान है रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये समझा कि नहीं, पहले ही उनको जो करना है नहीं रहने की इच्छा है तो उसको प्रकट करेंगे और बीच में ही जिम्मेवारी दे देंगे ताकि आगे का काम जिसको संभालना है वो संभाले। तो उनका अपना निर्णय है और ये उनकी खासियत है, उनका बड़पन है। और हमारी पार्टी में शरद जी की अहमियत जो रही है वो सदैव बरकरार है। आप किस भूमिका में हुआ है शरद जी? भूमिका हम किस भूमिका बना ये बहुत ही एक अंदरूनी मसला है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक अन्य प्रकार की व्याख्या मुनासिब नहीं। आरएलडी और जेडीयू के मर्जर की बात चली, वो कहाँ तक पहुँची है और नई पार्टी का नाम क्या होगा और स्वरूप क्या होगा और क्या अन्य दल भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है 2019 लोकसभा इलेक्शन से पहले? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि 2014 के लोकसभा के चुनाव के पश्चात हम लोग निरंतर भाजपा के इतर जितनी ताकतें हैं जो भाजपा की नीतियों के विरोधी, उनके सिद्धांत के विरोधी, ऐसे तमाम लोगों को पूर्वबद्ध करने के प्रयास में हम सब लोग शामिल हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी सीमित सफलता मिलती है, वह गलत बात। 6 दलों के विलय का प्रयास चल रहा था लेकिन वह संभव नहीं हो पाया। लेकिन बिहार में महागठबंधन बना, ये तो बहुत बड़ी सफलता है। जो महागठबंधन को जिस प्रकार का समर्थन मिला, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के महागठबंधन को बिहार में जिस प्रकार का समर्थन मिला, देशव्यापी लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ जो भाजपा की राजनीति को नापसंद हो। तो एक लोगों ने माहौल बना दिया था कि अब भाजपा जाएगी नहीं। तो तमाम लोगों के वो एक आशा की किरण दिखाई दी। दिल्ली में बीजेपी की हार हुई, एक आशा जगी और जब बिहार में महागठबंधन को जीत मिली तो लोगों ने समझ लिया कि अभी अपने वायदे को पूरा नहीं कर रहे, 2019 में जाएंगे। तो अब इसके लिए तो हम लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम लोग व्यापक एकता के हिमायती हैं। और वो किस प्रकार से होगा? कुछ दलों का आपस में मिलन भी हो सकता है, कई दलों का आपस में मोर्चा और गठबंधन भी बन सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं हैं, कोई एक संभावना नहीं, अनेक संभावनाएं। हम लोगों का निरंतर प्रयास चलता है और मैं देखता हूँ
कि अन्य सभी लोगों के भी मन में यह बात है कि कोई न कोई एक ब्रॉडर अलाइनमेंट होना चाहिए, ताकि लोगों को यह दिखे कि यह जो शक्ति है यह भाजपा को पूरी तरह हरा सकती है। तो उस काम में हम लोग लगे रहेंगे। रही बात आपने पूछा कुछ दलों के मर्जर की बात, हम लोगों की बात होती करती है, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपके समझ बताएंगे। लालू जी और समाजवादी पार्टी से वो भी चाहेंगे कि वो आपके साथ जुड़े और एक सशक्त नहीं, लालू जी और हम लोग तो साथी हैं। मर्ज करें। मर्जर की बात तो एक बार हुई और बात बनते बनते नहीं बन सकी, लेकिन सीमित अर्थों में तो जो उसके परिणाम सामने आए, बिहार में जो महागठबंधन हुआ ये सबके सामने है। तो सिर्फ सभी दलों का मर्जर ही सॉल्यूशन नहीं है। मर्जर के अलावे ब्रॉडर यूनिटी, अलाइनमेंट, नीति और सिद्धांत पर आधारित कार्यक्रमों पर आधारित गठबंधन, ये कई ऑप्शंस रहते हैं और सब प्रकार की चीजें आगे आने वाले समय में होंगी। उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन हम अभी आज की तारीख में ऐसा कुछ स्पष्ट तौर पर बताने की स्थिति में नहीं है कि स्टेप 1 क्या होने जा रहा है। तो कई चीजों की संभावनाएं हैं, सारी संभावनाएं खुली हुई है। और सब दूसरी बात आपने समाजवादी पार्टी की कही, हम लोगों ने तो सब कुछ मान ही लिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही हम लोगों ने 6 पार्टी जो मिलकर एक पार्टी बनाना चाह रहे थे उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो हम लोगों की मंशा तो बहुत साफ थी, लेकिन आप तो जानते हैं ताली 2 हाथ से बचती है, 1 हाथ से तो बचती नहीं। दूसरी तरफ से अगर नहीं साथ हुआ, लेकिन फिर भी बिहार में हम लोगों को जबरदस्त सफलता हासिल हुई, क्योंकि उन दिनों तो पूरे तौर पर ये प्रचारित किया जा रहा था कि भाई इन लोगों में तो मेल नहीं बचा, सब कुछ विखंडित हो गया, किस तरह से प्रचारित किया गया, लेकिन उसका तो कोई असर जनमानस पर नहीं पड़ा। तो आगे के लिए संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला हुआ है, लेकिन वह मुख्यतः इस बात पर आधारित होगा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। और बीजेपी को हराना चाहते सिर्फ निगेटिव नहीं, उन नीतियों को जिस प्रकार से अपनी नीतियों को लागू कर रहे हैं वह लोकतंत्र के लिए और देश की एकता अखंडता पर खतरा उत्पन्न कर सकता है। जिस तरह से वायदे किए गए वायदों को भूल गए और लोगों को उलझाने के लिए रोज इमोशनल इश्यूज को, भावनात्मक मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रकार से समाज को बांटने की चेष्टा हो। हम लोगों की कोशिश होगी कि समाज को एक रखें, देश में सांप्रदायिक सद्भाव हो, सामाजिक सौहार्द हो, सामाजिक न्याय हो, धर्मनिरपेक्षता हो, लोकतंत्र हो और देश की मजबूती हो, देश की एकता और अखंडता। इसको ध्यान में रखकर ही हम लोग कोई भी अलाइनमेंट करते हैं और करेंगे। लेकिन इमीडिएटली अगर कोई बात होगी तो आपके सामने आएंगे। ऐसी बात तो नहीं है, अगर कुछ दलों का मर्जर भी होगा तो सब दल को निर्णय लेना पड़ेगा, पार्टी के विधान के मुताबिक लोगों को अपने अपने दल में उसके बारे में फैसला करना पड़ेगा और फैसला करने के बाद मिलना पड़ेगा। तो इससे जो कुछ भी होगा सब आपके सामने प्रकट होगा। बीजेपी के खिलाफ की जरूरत है, तो क्या आप मल्टी पार्टी कोलिशन की हिमायत करते हैं या एक अम्ब्रेला के अंडर सारे लोग आए और बीजेपी के खिलाफ लड़े? नहीं, ये देखिए, यह तो संभव नहीं है कि एक पार्टी के अंदर तमाम ताकतें इकट्ठा हो जाए। पार्टियां अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन वैचारिक और कार्यक्रम की एकता हो गई तो लोग एकजुट होकर लोगों के बीच में कैंपेन भी करेंगे और चुनाव आने पर एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसलिए एकता का मतलब सिर्फ दलों का मर्जर ही नहीं है। एकता का मतलब कि अगर वैचारिक एकता हो गई और आगे के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बन गई, रणनीति बन गई, तो वह भी एकता का स्वरूप लोगों के सामने आता है। हम लोगों ने जो बिहार में प्रयोग किया है महागठबंधन
तारीफ सब जगह हो, इस पे तो कहीं मर्जर नहीं हो, लेकिन तीन पार्टियों के बीच में आपसी समझ और आपसी तालमेल तो पिछले कई महीनों से सरकार चलाकर हम लोगों ने प्रकट कर दिया है कि हम लोगों में आपसी सहयोग है, आपसी तालमेल है और आपसी वैचारिक एकता है, और इसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक जो साझा कार्यक्रम हम लोगों ने पहले तय किया, आज उसको लागू कर रहे हैं। अब इतना बड़ा मुद्दा शराबबंदी का है, जब बिहार में हम लोगों ने शराबबंदी लागू कर दिया तो आज देश भर में मांग उठ रही है, और आप देख रहे हैं कि अब साउथ में भी डीएमके ने भी कहा कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, अन्ना डीएमके ने भी कहा कि शराबबंदी लागू करेंगे। आज झारखंड में आवाज उठ रही है, हर जगह आवाज उठ रही है, किस राज्य में आवाज नहीं उठ रही है शराबबंदी के हक में? अपने आप एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात है कि हम गवर्नेंस के मामले में भी अपने साझा कार्यक्रम का जो हिस्सा है 7 निश्चय, उसके एक निश्चय को तो हम लोगों ने लागू भी कर दिया। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में, राज्य सरकार की सेवाओं में 35% का आरक्षण देगा। उसके अलावा जो बाकी के हमारे निश्चय हैं, यूथ के लिए या सब तरह के लोगों के लिए, उनको बुनियादी सुविधाएं मिले, हर घर में नल का पानी मिले, हर घर में शौचालय हो, हर घर को बिजली मिले, गलियां पक्की हो, नाली का निर्माण हो, पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशंस हो, तो ये जो सारी बातें हम लोगों के साथ निश्चय में है, उसको पूरे तौर पर लागू करेगी भी हम ये दिखलाएंगे। आज तक जितना काम किया उसके आधार पर पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई, कई मामलों का अध्ययन हो, बाहर से भी लोग आकर करते रहे, तो अब उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और ग्रोथ विद जस्टिस, जो हम लोगों का मौलिक सिद्धांत है न्याय के साथ विकास का, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और इम्प्रूव गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा उदाहरण आने जा रहा है, जो हम लोगों ने कानून बना दिया, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, उसकी नियमावली भी बन गई, उसके लिए अधिकारियों के लिए पद का सृजन हो गया, अब उनकी पोस्टिंग होगी और उसका ट्रेनिंग होगा। मेरी तो इच्छा थी और शुरू में लगा था कि मई में लागू हो जाएगा, लेकिन चूंकि ट्रेनिंग का काम और इस बीच में पंचायत के चुनाव हो गए, इसलिए अब तो जून महीने से, जून के पहले सोमवार से ही काम शुरू हो जाएगा और 5 जून को विधिवत हम लोग इसके शुरुआत की घोषणा करेंगे इस वर्ष। उसी तरह से जो हम लोगों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का है, स्वयं सहायता भत्ता का है, इन सबों के लिए हम काम कर रहे हैं, और उसके लिए भी डेट हम लोगों ने तय कर दिया है। जो जिला रजिस्ट्रेशन केंद्र बनेगा उसके लिए व्यापक तैयारी हो रही है, उसके लिए सेंटर बनाया जा रहा है, जगह चिन्हित हो गया, उस स्कीम का अप्रूवल दिया गया, और अब जो भी एप्लीकेशन पड़ेंगे उसके लिए जो हमारे पास जो एक सिस्टम होना चाहिए कम्युनिकेशन का, उसके लिए भी सारी तैयारी हो रही है। और हमने जो इसके बारे में पूरी समीक्षा की, उसके हिसाब से आंतरिक तैयारी पूरी हो जाएगी सितंबर महीने में, और बापू के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को हम लोग उसको लागू करेंगे, ताकि हर जिले में ये सेंटर कार्यरत हो जाए। और कोई स्टूडेंट अगर आगे पढ़ना चाहता है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए दरखास्त नहीं देगा, सहायता भत्ता के लिए दरखास्त नहीं देगा, कौशल विकास के लिए दरखास्त नहीं देगा, स्किल डेवलपमेंट के एक सेंटर हर एक जिले में, और जिले की आबादी को देखते हुए उस सेंटर में काउंटर की संख्या ये निर्धारित कर दी गई, उस पर काम हो रहा है, हमको रात दिन लगे हुए हैं। तो एक एक चीज का क्रियान्वयन जब करेंगे हम लोग, बैंकों के साथ बातचीत हो गई, हम लोगों ने तय कर दिया कि अब टेक्निकल नहीं, किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा होगी, हमारे शिक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग उस काम को देखेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग को नोडल विभाग मुकर्रर किया गया है, मिशन मोड में क्रियान्वयन हो रहा है, और योजना एवं विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने की और उसको चलाने की, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। एक एक चीज पर हमारी तैयारी चल रही है। तो
तो जब लोक शिकायत निवारण केंद्र खुल जाएगा तो आप देखिएगा कि अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ जाएंगे और समय सीमा के अंदर उनकी समस्या का समाधान होगा। जो समस्या का समाधान संभव, कानूनी हक हम बिहार के लोगों को दे रहे हैं। तो ये सब तो गवर्नेंस के इशूज हैं, तो हम लोग तो सब कुछ दिखा रहे हैं। अब महागठबंधन की सरकार है, मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, विभिन्न विभागों के द्वारा काम हो रहा है। तो इसलिए गवर्नेंस के द्वारा और जो हमारी नीतियां समाज में सहिष्णुता रहे, जो एक असहिष्णुता का वातावरण पैदा करके भावनात्मक मुद्दों को उभार कर जो मूल प्रश्न है लोगों का ध्यान हटाने के लिए, चाहे वो काला धन का मुद्दा हो या युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो या किसानों को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के वादे के क्रियान्वयन का प्रश्न हो, इन सभी मुद्दों को हम लोग उभार कर सामने रखेंगे। लोगों के मन में ये बात है कि हम लोगों को धोखा हुआ, हम लोग धोखे में आ गए, तो इन सारे चीज़ों को अपने काम के जरिए भी और सशक्त अभियान के जरिए भी लोगों के सामने रखना। और ये जब जनमानस बन रहा है और उसके सामने एक विकल्प के तौर पर लार्जर, और मैं तो कहता हूँ लार्जेस्ट पॉसिबल यूनिटी के साथ हम लोगों के बीच में उतरेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि 2019 में कोई गुंजाइश है। भाजपा चाहे जितना पापड़ दे, राष्ट्रीय स्तर पर जो आप बीजेपी का एकता बना रहे, इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है? कांग्रेस के बिना कैसे राष्ट्रीय स्तर पर एकता की कल्पना कर सकते हैं? इसलिए तो मैंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा, यदि बीजेपी की पॉलिटिक्स को जो सही नहीं मानते हैं, वैसे लोगों के बीच में लार्जेस्ट पॉसिबल यूनिटी होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी उससे अलग कैसे हो सकती है? या लेफ्ट पार्टी को भी हम अलग नहीं मानते, या जितनी भी रीजनल पार्टी। इसलिए हमने कहा कि प्रयास तो सबका होना चाहिए, लेकिन लार्जेस्ट पॉसिबल जितना भी संभव होगा उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। सर, गुजरात के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा जो अभी शराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में बेल पर हैं, वो कल अहमदाबाद में एक फंक्शन में जाते हैं, आरएसएस का कार्यक्रम है, वहाँ आरएसएस चीफ भी पहुँचते हैं और गुजरात बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठते हैं और ये भी वीआईपी सीट पर बैठते हैं। ये तो सोच लीजिए ना किस प्रकार का शासन है। इसलिए मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपके प्रश्न में ही पूरे भारत की सही तस्वीर आ जाती है कि किस तरह का प्रशासन और किस तरह की नीतियों को लागू करना चाहिए। नीतीश जी, आप नशा मुक्त बिहार बनाने में लगे हैं और ये मांझी जी है जो ताड़ी का बढ़ावा दे रहे हैं, अरे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है ताड़ी। भाई हमारे ही ऊपर कितना बार आप अरे हम एक बार गलती किए, माफी मांगी, एक बार गलती करके हम माफी मांग चुके हैं, तो मेरे सामने फिर वही चीज ला शराबबंदी मामले में नीतीश जी, जैसे नशा मुक्ति केंद्र में कुछ लोगों का मौत हुआ है, तो क्या हम लोग को 4 लाख ऐसा है बिहार में कोई डी एडिक्शन सेंटर नहीं। जब हमने शराबबंदी के बारे में, यानी हम लोगों की सरकार ने सूचना प्रारंभ किया, तो उसी समय एक पहलू पर गौर किया और ये लगा कि लोगों की लत छुड़े, इसके काउंसलिंग के लिए और उपचार के लिए डी एडिक्शन सेंटर बनना चाहिए। तो शुरुआती दौर में हर जिले में डी एडिक्शन सेंटर खोले गए, जिसमें 10 बेड भी है, आउटडोर ट्रीटमेंट भी है, काउंसलिंग भी है, और इससे संबंधित जो चिकित्सक हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सब की ट्रेनिंग भी प्रॉपर कराई विभिन्न संस्थानों के द्वारा, और उसके आधार पर शुरू किया। इसकी जितनी आवश्यकता और एक्सपेंशन की होगी, हमने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को कहा कि आप इसकी संख्या बढ़ाने के बारे में भी और जितने सेंटर खोले गए हैं उसमें बेड को बढ़ाने के बारे में भी तत्काल पहल शुरू कर दी, और वो काम शुरू हो गया। अब आएंगे लोग और इलाज हो रहा, लोगों को इलाज हो रहा। लेकिन ऐसे कोई मामले जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, हम तो मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, हमने तो प्रारंभ में ही कर दिया कि हम लोगों का नजरिया ह्यूमन अप्रोच, हम लत छुड़ाना चाहते हैं, शराब के खिलाफ
अगर कोई शराब के लत का शिकार है तो हम उनकी लत से उनको छुटकारा दिलाना चाहिए। हम व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी है, कोई शराब पी लिया उसके खिलाफ थोड़ी है, शराब के खिलाफ लत। और कोई अगर गलती करेगा तो आपराधिक जो कानून है, दंड विधान है, उसके मुताबिक होगा। तो डी एडिक्शन से लेकर सजा तक का प्रावधान किया गया है, तो संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है, वो काम हम लोग कर रहे हैं। और अगर डी एडिक्शन सेंटर में आने के बाद भी लत छोड़ने के पहले उन्होंने जीवन ही को छोड़ दिया, वो नहीं रहे, तो जरूर उनके परिजनों को हम लोग सहायता देंगे। ऐसा नहीं उनको क्या सहायता है। तो हम लोग का अप्रोच मन हम वाकई चाहते हैं, और चूंकि इतना व्यापक जन समर्थन, महिलाओं का तो जबरदस्त, युवाओं का और बच्चों का तो जबरदस्त, लेकिन पुरुषों का भी कम नहीं है। कुछ अपवाद को छोड़कर सब लोगों का इस पर समर्थन। हम समाचार पत्र में, मीडिया में देखते हैं कि कुछ होटल बिजनेस वाले बोल रहे हैं, मैंने होटल का बिजनेस खाली शराब पर चल रहा था, होटल का बिजनेस शराब पर चल रहा है। मैंने जितने लोग आ रहे हैं होटल में ठहरने के लिए सब शराब पीते हैं, तो बड़ा गलत बात बोला है। और जितने लोग होटल में खाना खाने जाते हैं सब शराब पीते हैं, यदि सब लोग बाहर ही जाते थे, ये तो बड़ी फालतू बात है। अरे भाई, अगर शराब बंद है तो पूरे तौर पर बंद होगा। अब होटल में शराब अलाउ कर दे ताकि जो पीने वाला लोग है शाम में वहीं पर ट्रैफिक जाम करते हैं, उसके चारों तरफ खाली ट्रैफिक जाम हो जाए। क्लब में मतलब तो लोग क्या कहेंगे कि कुछ सक्षम लोगों को तो आप पीने की सुविधा दे रहे हैं और बंद कर रहे हैं, इसलिए तो ये दोहरा चरित्र होता है। हम लोगों ने तत्काल विदेशी शराब को भी देखा, माहौल बन गया, बंद कर दिया। और ये लोग कहते हैं पर्यटन और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री क्या है, मेरा टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हम बात करना चाहते हैं। हमारे यहाँ किस प्रकार के टूरिस्ट आते हैं? पीने की इच्छा रख के हमारे यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। हमारे अधिकांशतः टूरिस्ट रिलीजियस टूरिस्ट आते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले जो आते हैं पिंड दान करने के लिए, पिंड दान करने आते हैं, लोग शराब पीने आते हैं। ये कैसी बकवास है? ये पूरे तौर पर बकवास है कि बिहार में टूरिस्ट आते हैं। कौन टूरिस्ट आता है हमारे? शराब पीने की इच्छा रख करके कोई टूरिस्ट नहीं आता। इसलिए आप देख लीजिएगा फिगर, हमारे यहाँ टूरिस्ट वगैरह की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग आते हैं, और ये धरती है जिनको इतिहास में भी दिलचस्पी है, वैसे लोग भी आते हैं। तो इतिहास का अध्ययन करने के लिए और अपने इतिहास के जीवंत रूप से रूबरू होने के लिए आते हैं कि शराब पीने आते हैं। और जो शराब पीना चाहते हैं बता में यहाँ आवेंगे तो नहीं पीना पड़ेगा। इसलिए कोई हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ये सो कॉल्ड और टूरिज्म, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और लोगों को लगता है कि प्रभाव पड़ेगा, तो ये भूल गए क्या? सरकार को तो राजस्व हो रहा था 5,000 करोड़ से भी ज्यादा, दोनों मिला करके, यानी एक्साइज और अन्य प्रकार के टैक्सेस को मिला करके करीब करीब 5,000 करोड़ के करीब आ रहा था। तो सरकार ने एक कलम से तय कर लिया कि 5,000 करोड़ नहीं चाहिए, क्योंकि मोरल ट्रेड नहीं था। और जो लोग शराब नहीं पिएंगे तो उस पैसे का सदुपयोग करेंगे, तो हमारी मार्केट इकोनॉमी और ग्रो करेगी, घरेलू हिंसा बढ़ेगी, और घरेलू हिंसा तो खत्म होगी ही, ये लत समाप्त होगी, उसके कई सामाजिक लाभ हैं। तो यह सब कुछ होगा। तो अगर हम सरकारी खजाने में जो आ रहा था हजारों करोड़, वो तो हमको नहीं चाहिए। आई 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं, ये गलत बात है। इससे होटल की बदनामी हो जाएगी। अगर ज्यादा चिल्लाएंगे तो लोग कहेगा कि होटल में पीने ही वाला जाता है क्या? तो जो पीने के खिलाफ है, पता नहीं लोगों को संकोच होगा, इसलिए ऐसी बात न किया करें, बात को समझा करें। हर चीज का असर होता है। अब मेरे ऊपर जो निर्णय लिया है, सोच समझ के निर्णय लिया है, और इसको कुछ अपवाद को छोड़कर तमाम बिहार वासियों का समर्थन, और बिहार वासियों को तो छोड़ दीजिए, देश में नए सिरे से शराबबंदी के लिए एक माहौल बन जाता है।
इसे कहाँ कहाँ जाएंगे? अगल बगल सब जगह वो दिन दूर नहीं है, ज्यादा दिन लगेगा नहीं। अब धीरे धीरे बताइए, तमिलनाडु में चुनाव होगा, दोनों कंटेस्टिंग पार्टी ने कह दिया कि शराबबंदी लागू करेंगे, तो वहां तो हमसे भी कई गुना ज्यादा आमदनी हो रही है उससे, तो लोग सेक्रीफाइस करेंगे और हमारे अगल बगल के प्रदेश भी कहाँ छूते रहेंगे। ऐसी इससे निकली है ज्वाला, जन आंदोलन की, एक सामाजिक परिवर्तन की भूख पैदा हुई है और उसकी बुनियाद पड़ी है कि कितने दिनों तक लोग खैर बनाएंगे। ये तो कुछ समय की बात, तो यहाँ क्या सब जगह कहीं नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है देश भर का हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। लोग जाएंगे दूसरे शहर में तक ठहरेंगे, होटल में नहीं ठहरेंगे, इसलिए ये सब विचार त्यागना चाहिए। और जो पूरे प्रदेश का जनमत है उसके साथ मिलकर चलना चाहिए, ताकि लोगों की सहानुभूति हो। लोगों के पास अगर शराब नहीं पीने के बाद जो पैसा बचेगा तो वो होटल में खाना खाने जाएंगे, तो इससे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। अरे लोगों के पास दो पैसा बचेगा तो शौक से कभी होटल में भी खाने जाएंगे, कहीं जितना शराब पीने से पैसा आता है उससे कहीं ज्यादा खाना खाने से आएगा। तो इसलिए यह विचार अतार्किक है। वोटर रजिस्ट्री को आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इतना के बाद